आज उसका पेपर था और उसे काफी देर हो चुकी थी। यूं तो पेपर 2 बजे खत्म होना था, लेकिन उसे आखिरी सवाल हल करते हुए 2 बज गए। उसने मैडम से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगा। पेपर तो उसने हल कर लिया था और अब वह उनकी तरफ से तसल्ली में थी, लेकिन उसकी सारी क्लास फेलो उसे छोड़कर जा चुकी थी और वह यहाँ अकेली थी। कुछ देर रुककर वह सुहाना का इंतजार करती रही, जो दूसरे सेक्शन में थी, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी सुहाना आती हुई दिखाई नहीं दी। अब अंधेरा हो रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। काफी देर वह यूनिवर्सिटी के अंदर ही खड़ी रही। जब सब लोग निकल गए और ऑफ का टाइम हो गया तो वह मजबूरन बाहर आ गई। फिलहाल कोई ऐसी गाड़ी नहीं जा रही थी जिसके जरिए वह घर पहुंच जाती। उसने काफी देर वैन का इंतजार किया, लेकिन शायद वह भी जा चुकी थी। तभी वह अकेली यूनिवर्सिटी से घर की तरफ चल पड़ी। उसने सोचा था कि अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिल गई तो वह उससे चली जाएगी, लेकिन काफी देर चलने के बाद सुनसान रास्ते पर पहुंचकर उसे बेहद अजीब सा डर महसूस होने लगा। उधर शाम होने को थी और बादलों की वजह से मौसम और बिगड़ गया था। चारों तरफ अंधेरा छाया था, लेकिन उसे अपने मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे एक दुकान में बैठे 3 लड़के दिखाई दिए, जो पहले तो उसे देखकर बदतमीजी से सीटी बजाने लगे और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन वह लड़के थोड़े फासले से उसके पीछे चलते रहे। कभी वे गुनगुनाने लगते तो कभी उसे आवाजें देने लगते, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर के मारे वह तेज चलती जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। आज उसे सचमुच किसी की जरूरत थी, वरना ये लड़के उसे पकड़ लेते। किसी और वक्त होता तो वह हिम्मत से इन लड़कों का मुंह तोड़ देती, लेकिन आज नहीं। आज वह खुद बहुत डरी हुई थी और आसपास उसे मदद के लिए कोई नजर भी नहीं आ रहा था। औरत चाहे जितनी भी हिम्मती क्यों ना हो, पर किसी गैर मर्द के हाथों अपनी इज्जत छिन जाने के डर से वह एकदम कमजोर पड़ जाती है। सड़क की दूसरी तरफ से उसे एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आती हुई नजर आई और उसकी सांस थोड़ी सी बहाल हुई। उसने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उससे लिफ्ट मांग ली और कमाल यह कि वह गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। गाड़ी में बैठा शख्स जैसे समझ चुका था कि यह लड़की सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है और बारिश से पूरी तरह भीग चुकी है। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलकर अंदर बैठ पाती, वह लड़के उसके इतने करीब आ गए कि वह डर से कांपती हुई उन्हें देखने लगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और कबीर रॉय बाहर आया। क्या मसला है तुम लोगों को? अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, उसने सख्त आवाज में उन्हें डांटा। तभी उनमें से एक लड़का बदतमीजी से उसे घूरते हुए बोला, साहब, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यह लड़की चुपचाप हमारे हवाले कर दो और हमें अपनी गाड़ी से मत डराओ। कबीर ने एक नजर उन सबको देखा, जिनकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी, लेकिन गंदी सोच में अंधे होकर वे एक ऐसी लड़की का पीछा कर रहे थे जो शायद 19 की भी नहीं थी और डर तथा लाचारी के साथ उन लड़कों को देखते हुए मदद मांगती नजरों से कबीर को देख रही थी। इससे पहले कि कबीर कुछ कह पाता, उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और फट से अंदर बैठ गई, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि यहाँ वह सुरक्षित है, लेकिन बाहर मौजूद लड़के उसे घसीट कर ले जाएंगे। कबीर ने गाड़ी का दरवाजा धीरे से बंद किया और थोड़ा झुककर बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, वे लड़के भाग खड़े हुए। वह उससे डर रहे थे या नहीं पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल ने उन्हें डरा दिया था। उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। अगर जान रहेगी तो और लड़कियां मिलती रहेंगी, ये सोचकर वे सड़क से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। कबीर गाड़ी में आकर बैठ गया। तभी उस लड़की ने उसे एक नजर देखा और फिर नजरें झुका ली। वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह सके। कहाँ जाना है आपको? वह संजीदगी से बिना उसे देखे पूछ रहा था।
तो वह उसे अपने घर के बारे में बताने लगी। उसे काफी देर हो चुकी थी और बस चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक गाड़ी में पड़े मोबाइल की घंटी बजी और कॉल उठाते ही एक चेतावनी भरी आवाज गाड़ी में गूंजी। बॉस, काफी देर से एक गाड़ी आपका पीछा कर रही है। आपको तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी सड़क से निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए कबीर ने शीशे में एक नजर डाली। वाकई वह गाड़ी तेजी से उनका पीछा कर रही थी। वह शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून था और राजनीति में भी नाम रखता था, इसीलिए उसके दुश्मन बनना कोई नई बात नहीं थी। बॉस, आप प्लीज टर्न ले लें और ड्राइव करते रहें। थोड़ी देर में गार्ड्स आपको घेर लेंगे। एक बार फिर वही आवाज गूंजी तो उसने परेशानी में गाड़ी मोड़ ली और टर्न ले लिया। पास बैठी लड़की का दिल डर से तेज धड़कने लगा। यह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे प्लीज घर ले चलिए, मुझे घर उतार दीजिए। मेरी माँ और भाई बहुत परेशान होंगे। उसे पहले ही काफी घबराहट थी और अब कबीर ने गाड़ी अलग रास्तों पर डाल दी थी। उसे लगातार पीछे से हिदायतें मिल रही थी और वह उसी के मुताबिक गाड़ी उन सुनसान रास्तों पर ले जा रहा था। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि सीट बेल्ट लगी होने के बावजूद वह संभल नहीं पा रही थी। आप प्लीज मुझे अपने साथ मत ले जाइए। आप चाहें तो मुझे अभी उतार दें, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। बस मुझे अपने साथ मत ले जाइए। वह लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इस वक्त उसे यहाँ छोड़ दे तो उसे खत्म करने में उसके दुश्मन एक पल भी नहीं लगाएंगे और वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था। अपने साथ मौजूद लोगों की इज्जत और जान की सुरक्षा को वह अपने फर्ज के तौर पर समझता था। थोड़ी देर बाद वह एक मेन रोड जैसी सड़क पर पहुंचे जहां चारों तरफ बेइंतहा भीड़ थी। तब उसे बताया गया कि अब वह खतरे से पूरी तरह बाहर है। उस सब की जांच वह बाद में करेगा, लेकिन पहले वह उस लड़की की चिंता कर रहा था जिसने पूरा रास्ता डर और घबराहट में गुजारा था। मुझे प्लीज घर छोड़ आइए। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। वह उसे उतनी ही मासूम लग रही थी कि उसे बेइख्तियार ही उस पर तरस आया। शायद वह बहुत डर गई थी कि उसके घर वाले उसके साथ कैसा सुलूक करेंगे, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और ना ही कबीर की। शायद मुकद्दर ने ऐसे ही तय कर रखा था। वह अब गाड़ी में बैठी हुई लगातार रो रही थी, लेकिन कबीर उसे समझा रहा था कि अगर वह उस वक्त उसे उतार देता तो यकीनन उसकी जान को खतरा होता, लेकिन अपनी जान से ज्यादा वह उस वक्त अपने घर वालों के खौफ में थी। शायद इसलिए वह इतने डर और चिंता के आलम में थी, जबकि वह बेबस उसे देखता हुआ ड्राइव कर रहा था। उस वक्त कविता जी की बुरी हालत थी। 2 बजे उसका पेपर खत्म हो जाना था, लेकिन अब 6 बज चुके थे। वह घर नहीं आई थी। उन्हें परेशानी ने आन घेरा। उन्होंने एक बार राहुल को भी भेजा था, लेकिन राहुल ने उन्हें जाकर यही बताया कि वह चली गई है, क्योंकि आज उसे लेट होने की वजह से उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई थी। काफी देर वह कॉलेज के इर्द गिर्द उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली थी और फिर वह घर आ गया। कविता जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके बस 2 ही बच्चे थे। आज 4 साल हो चुके थे उन्हें विधवा की जिंदगी गुजारते हुए। 2 बच्चों में महक बड़ी थी, जबकि राहुल उनका छोटा बेटा था। महक की उम्र तकरीबन लगभग 19 साल थी और राहुल उससे 2 साल छोटा था। 4 साल पहले मुकेश साहब का इंतकाल हो गया और वह लोग बेसहारा रह गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और वह अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्हें पढ़ा रही थी। लेकिन अब एक अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तरफ महक की होने वाली सास मुन्नी जी ने भी आकर घर सर पर उठा दिया। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि आज मुन्नी जी उनके घर आ जाएंगी। अरे बहन जी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुकेश साहब के बाद महक को घर पर ही बिठा दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देख लो, अब 6 होने को
आए हैं और तुम्हारी बेटी का कोई ठिकाना नहीं है। वह अपनी आदत के मुताबिक फटकारते हुए कड़वाहट उगल रही थी। अब कविता जी उनकी बातों से और परेशान थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें तसल्ली दे रही थी। उनका दिल कहता था कि उनकी बेटी कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। आप परेशान क्यों होती हैं? वह थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा काम निकल आया हो। उन्होंने अपनी बेटी के बचाव में बोलना चाहा तो वह और भड़क उठी। अरे, हमें पढ़ाती हो तुम? कौन से ऐसे काम होंगे जो अब तक कर रही हो? यह कहकर मुन्नी जी फिर से चिढ़ाने लगी और कविता जी उनकी बात सुनकर खामोश हो गईं। तभी दरवाजे के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और मुन्नी जी बेचैनी से उठकर खड़ी हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बेटा समर आ गया हो। वह और समर आज शादी की डेट लेने आए थे, क्योंकि आज महक का सेकंड लास्ट पेपर था और अब वह लोग चाहते थे कि उसकी शादी कर दी जाए। मुकेश साहब ने अपनी जिंदगी में ही महक की शादी समर के साथ तय कर दी थी। महक तो समर की मनचाही थी और अब वह लोग शादी चाहते थे। कविता जी के बस में कुछ भी नहीं था। वह तो बस खामोश तमाशा देखने को मजबूर थी। दरवाजे से झांकते हुए ज्यों ही उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बड़ी सी मर्सिडीज से निकलता हुआ एक आदमी और फिर उसके इशारे पर उसने दरवाजा खोला तो महक बाहर उतरी। यह देखकर कविता जी ने उसी वक्त सिर पकड़ लिया और रोने लगी। उस आदमी का लिहाज किए बिना मुन्नी जी चीख पड़ी, यह लो बहन जी, अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा है, लो आ गई फूल खिला के। अरे बेटी, और कुछ नहीं तो माँ के भरोसे का तो ख्याल कर लेती। उधर उन्हें देखकर महक का चेहरा उतर गया था। वही उनकी बात सुनकर उस आदमी को भी अजीब लगा। कबीर रॉय ने नापसंद नजरों से मुन्नी जी को देखा। उसने एक नजर घर के नंबर प्लेट पर डाली और वापस मुड़ गया। उसे अच्छा नहीं लगा था उनके घर की बातें सुनना। यह उनका निजी मसला था। तभी मुन्नी जी आगे बढ़कर महक को वहां पकड़कर अंदर ले गईं। कुछ देर कबीर रॉय वहीं खड़ा देखता रहा और फिर गाड़ी घुमा दी। किधर थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कविता जी ने उसे देखते ही घबराकर पूछा। माँ, यूनिवर्सिटी से निकलते हुए मुझे देर हो गई थी और फिर मुझे कोई वाहन नहीं मिल रहा था जिसके जरिए मैं घर आ जाती, तो मैंने इनसे लिफ्ट मांगी और यह साहब मुझे यहाँ छोड़ गए। महक ने अपनी माँ को सफाई दी। तभी मुन्नी जी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। अरे, कौन से साहब? उन्हीं साहब के साथ रंगरलियां मनाकर अब तुम सफाई दे रही हो? भाई, इस पर तो सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ ही भरोसा कर सकती हो, हम नहीं। हमने तो जमाना देखा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी मर्द, और वह भी इतना अमीर, बिना किसी मतलब के किसी लड़की पर ऐसे एहसान नहीं कर सकता। और उनकी बात सुनकर महक का दिल बहुत दुखा था। अगर वो उसकी होने वाली सास ना होती और रिश्ते का लिहाज ना करना पड़ता तो वह उन्हें वहीं पर खूब सुनाकर जवाब देती, लेकिन खामोशी से अंदर जाने लगी थी कि तभी फिर से उसे मुन्नी जी की कड़वी आवाज सुनाई दी। अरे बहन जी, तुम चाहे जो बोलो, लेकिन समर मेरा इकलौता बेटा है और यह उसकी होने वाली बीवी है। इससे पहले कि मेरा बेटा इसे अपनाए, मैं तो कहूंगी कि इसके सारे टेस्ट करवाए जाएं। मुझे आजकल की यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। उनकी बात सुनकर महक का खून खौल उठा। वह तुरंत पलटी और बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए मुन्नी जी के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर आपको इतना ही मसला है यूनिवर्सिटी की लड़कियों से, तो फिर आपने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में क्यों भेजा था? क्या उसकी शादी से पहले भी आप उसका मेडिकल करवाएंगी? बात अब उसकी सहन क्षमता से बाहर हो चुकी थी, इसीलिए वह तमतमाकर उन्हें तगड़ा जवाब देने लगी। जबकि उसकी यह हरकत देखकर कविता जी घबराकर उसे देखने लगी कि वह क्यों आग में घी डाल रही थी। अच्छी तरह जानती थी कि वह लोग उसके ससुराल वाले हैं और फिर उसकी होने वाली सास भी हैं। वाह भाई, अभी से जुबान चलने लगी और अभी से तेवर निकल आए तुम्हारे। अच्छा हुआ जो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। वही बातें उनके मुंह में थी कि तभी दरवाजे से समर अंदर आता हुआ दिखाई दिया। महक ने पलटकर समर को देखा। वह उसे पसंद करने लगी थी और यह बात उसने खुद ही अपने दिल से स्वीकार भी कर ली थी। समर से उसका रिश्ता पहले ही तय हो चुका था और अब वह उसकी मनचाही थी। मुन्नी जी ने एक
एक नज़र समर को देखा और फिर आगे बढ़कर पूरा किस्सा उसके कानों में उड़ेल दिया और समर अविश्वास से महक को देखता रहा। उसे तो पहले भी उस लड़की पर कोई खास भरोसा नहीं था जो अब उसे करना पड़ रहा था। महक को उस पल अपना अस्तित्व एक बोझ लगता जा रहा था। कविता जी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और समर को सफाई देने लगी, लेकिन वह बस टकटकी लगाए उसी को देख रहा था जो अब तक बिना झिझक उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। ना जाने क्यों महक के दिल के किसी कोने से निकला, काश आज वह लड़का उसका साथ दे और उसके चरित्र पर लगाए जा रहे दाग का खुलकर इनकार कर दे। लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर महक जहां की तहां जड़ हो गई। उसका भरोसा बुरी तरह टूट चुका था। जी माँ, जैसा आप कहें, अगर इस लड़की में कोई भी कमी हुई तो मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। उसकी ठंडी बेरुखी वाली बात सुनकर महक का दिल कांप उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसके साथ ऐसी बेरहमी वाला मजाक हो जाएगा। आंटी ये कैसी बातें कर रही हैं मेरी बहन के बारे में? और समर जी आप? राहुल ने आगे बढ़कर अपनी बहन का बचाव करना चाहा, तभी मुन्नी जी उसकी बात सुनते ही भड़क उठी। लो जी, अब यह 4 दिन का बच्चा भी हमसे जुबान लड़ाएगा? अरे समर, तुम्हारे होने वाले ससुराल में अभी से यही इज्जत है? काश आज मुकेश साहब जिंदा होते तो खड़े खड़े तुम लोगों का मुंह बंद करवा देते। मुकेश साहब की औलाद पर इल्जाम लगाते हुए वह उनकी मौत को भूलकर बस उन्हें अपनी ताकत के लिए याद कर रही थी। महक की अब सहन क्षमता जवाब दे चुकी थी। अब वह उनसे एक भी लफ्ज और नहीं सुनना चाहती थी। बस कर दीजिए आंटी, जब आप मुकेश साहब के बच्चों की हालत नहीं देख पा रही तो आपको कोई हक नहीं कि आप उनका नाम लें। कविता जी की आंखों के इशारे के बावजूद महक खुद पर काबू नहीं रख पाई और फट पड़ी। उसने सामने खड़े समर की आंखों में अपने लिए बदगुमानी और अविश्वास साफ देख लिया था। अगर वह आज उसके बारे में इतने कठोर लहजे में बोल सकता है तो कल उसके साथ जिंदगी गुजारते वक्त वह क्या क्या करेगा। यह सब उसे साफ नजर आ रहा था कि उसे पूरी जिंदगी घुट घुट कर ही जीना पड़ेगा। इससे पहले कि बात किसी और दिशा में जाती तभी दरवाजा खुला और अंदर आता हुआ कबीर रॉय सबको चौंका गया। घर से निकल जाने के बाद भी आधे रास्ते में उसके दिमाग में बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था जो इतनी डरी हुई थी और मासूमियत के बावजूद उसके चेहरे पर पीलापन फैला था। यकीनन वह आने वाले हालात से भयभीत थी और उसकी होने वाली सास के चिल्लाने से ही उसे समझ आ गया था कि अब उस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसी वजह से वह सिर्फ यह साफ करने के लिए वापस आ गया था कि उस लड़की से उसका कोई नाता नहीं है। लेकिन यह वह नहीं जानता था कि उसका वापस लौट आना लड़की की मुसीबत और बढ़ा देगा। मुन्नी जी तो उसे देखते ही आग बबूला हो गई। अरे यही है वह आदमी जिसके साथ यह मौजें कर रही थी और अब वापस भी आ गया। जरूर इसे लगा होगा कि हम सब चले गए हैं। कविता जी और राहुल, खुद महक भी उसे देखकर हैरान रह गए कि आखिर वह फिर क्यों लौट आया था। पहले ही क्या कम तनाव था? इस घर में पहले ही मुन्नी जी सारी गली में चिल्ला चिल्ला कर तमाशा खड़ा कर चुकी थी। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ यह साफ करने आया हूँ कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। यह कहते ही समर बिना सोचे समझे उसकी तरफ पलटा और कबीर राय को जोर से धक्का दे दिया। सिर्फ एक पल के लिए कबीर राय के चेहरे पर रंग बदला था। आज तक किसी ने उसके साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं की थी। सामने खड़ा वह लड़का सरासर गलत था और वह यह नहीं जानता था कि इस गलती का नतीजा उसे कितना भारी पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह लड़की की इज्जत के लिए चुप रह गया था। जब समर ने दोबारा धक्का देने के इरादे से हाथ उठाया तो कबीर ने बिना सोचे समझे हाथ घुमाकर उसके मुंह पर दे मारा। समर बेकाबू होकर पीछे की तरफ जा गिरा। उसके होंठों से खून की पतली सी लकीर बह निकली। अब वह इतना क्रोध में डूब चुका था कि उसे कुछ और दिखाई देना या सोचना उसकी बस की बात नहीं रही। महक थर-थर कांप रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं समर इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। मैं इससे नाता तोड़ता हूँ। यह उसके मुंह से निकले शब्द नहीं थे, मानो
मानो किसी ने उसके कानों में कोई भयावह शोर भर दिया हो। अब मुन्नी जी की आंखों में सुकून तैर रहा था, या शायद वह यही चाहती थी कि महक हमेशा के लिए समर की जिंदगी से निकल जाए। इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था। कविता जी तो मुंह पर हाथ रखते हुए धंस कर बैठ गईं और महक बस वहीं खड़ी खड़ी उस लड़के को देखती रह गई। ना जाने क्यों उसे अपना पति मानकर उसके दिल में उसके लिए लगाव की हल्की सी चिंगारी जन्म ले चुकी थी। अंदर ही अंदर वह उस शख्स की ख्वाहिश करने लगी थी और अब उसके साथ एक विवाह के रिश्ते में बंधने वाली थी। लेकिन उस शख्स ने क्या किया, उसके सारे ख्वाबों को एक ही पल में तोड़ कर रख दिया। उसे उस आदमी से यह उम्मीद नहीं थी। जो भी था, महक उसकी मंगेतर थी, वह उस पर भरोसा तो कर ही सकता था। वह लोग वहां से निकल कर चले गए। कबीर रॉय वहीं पर खड़ा अभी तक मामले की असल बात को समझ रहा था कि तभी महक तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको क्या जरूरत थी वापस आने की? और इस वक्त मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे यहीं उतार दे। महक ने कबीर को गिरेबान से पकड़ते हुए गुस्से से चीख कर कहा। उसकी आंखों में उसका दर्द साफ दिख रहा था। ना जाने क्यों कबीर को भी उस लड़की पर तरस आ गया। राहुल बस खामोशी से अपनी बहन को देख रहा था, जैसे अंदर ही अंदर उसे गहरा दुख हुआ हो अपनी बहन की इस हालत पर। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। काश वह बड़ा होता या पापा जिंदा होते। आंटी जी, आप यकीन मानिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही इसे गुंडों से बचाकर लिफ्ट दी थी। मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि इसकी इज्जत बच जाए और मैं इसे घर तक छोड़ दूं। लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से हमें कुछ देर वहीं रुकना पड़ा और इसे देर हो गई। मैं हरगिज नहीं जानता था कि इसके साथ यह सब हो जाएगा। कबीर ना जाने क्यों कविता जी को सफाई दे रहा था और वह बस खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन था, वह कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। उन्हें अंदाजा था कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर समर को पसंद करने लगी है। कोई बात नहीं बेटा, शायद यह सब कुछ हमारे नसीब में ही लिखा था। उनका लहजा टूटा हुआ था, जैसे एक हार ने उन्हें अंदर से थका दिया हो। वह अच्छी तरह जानती थी कि अब मोहल्ले में कोई भी मुन्नी जी की बातों के बाद महक का रिश्ता लेने के लिए राजी नहीं होगा। और फिर यह बात कि किसी शख्स की वजह से उसके मंगेतर ने उसे खड़े खड़े छोड़ दिया है। कबीर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। मैं अभी और इसी वक्त महक से शादी करना चाहता हूँ। आप पंडित जी को बुला लीजिए। ना जाने कबीर रॉय ने क्या सोचकर यह कहा था, और कविता जी उसे हैरानी और शुक्रगुजारी भरी नजरों से देखने लगी। उनके पास अब उसके अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। हो सकता है कि वह मना कर दे, लेकिन अब नहीं। अब मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। अगर वह भी इनकार कर देता तो उनकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और महक बस बेयकीनी से कबीर को देख रही थी। वह अपनी जिंदगी उसके लिए क्यों बर्बाद कर रहा था? वह पढ़ा लिखा, अच्छी हैसियत वाला बिजनेसमैन था और उसकी हैसियत के बारे में महक इस वक्त अंदाजा लगा चुकी थी। लेकिन वह एक साधारण सी लड़की, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, बस एक बेसहारा माँ और एक छोटा भाई राहुल। लेकिन अपनी माँ की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर वह खामोश हो गई। अब किस्मत उसे जिस राह पर ले जाती वह चलने को तैयार थी। उसकी आंखों में नफरत की एक तेज चिंगारी जरूर जलने लगी थी। उसे अब समर नाम के उस शख्स से नफरत हो चुकी थी, जो उस पर इतना भी भरोसा नहीं कर पाया और उसे सबके सामने छोड़कर चला गया। तो वह क्यों उसका दुख लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती? थोड़ी देर बाद एक पंडित जी को बुला लिया गया और सादगी से कबीर रॉय ने उससे शादी कर ली। उसने कविता जी से कह दिया कि वह अगले दिन आएगा और ठीक तरह से विदाई करवाकर महक को अपने साथ ले जाएगा। और यह रात महक की इस घर में आखिरी रात थी। कविता जी बहुत संतुष्ट थी। उन्हें उसके लहजे और उसकी पर्सनालिटी से अंदाजा हो गया था कि वह कितना समझदार और अच्छे संस्कारों वाला लड़का है और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह शख्स जो सिर्फ इंसानियत के नाते अपनी पूरी जिंदगी का फैसला बदल चुका था और खड़े खड़े एक बेसहारा लड़की से शादी कर ली,
वह कैसे उसे आधे रास्ते में छोड़ सकता था। अब उसके पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राहुल भी बहुत खुश दिख रहा था। इतना बढ़िया और हैंडसम जीजा। उसे तो शुरू से ही समर से एलर्जी थी। वो लोग तो मतलबी लोग थे। जब मन था रिश्ता रखा और जब दिल भर गया तो एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। जबकि बाकी रिश्तेदारों ने तो इतना करने की भी जरूरत नहीं समझी। पिता के गुजरने के बाद रिश्तेदार भी जैसे एक एक करके खत्म होते चले गए। कबीर शादी करने के बाद अपने घर लौट आया था। ना जाने उसने इतनी जल्दी में यह बड़ा फैसला क्यों ले लिया था, जबकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने अपने रहन सहन को इसी शहर में जमा लिया था और यहाँ अकेला रहता था, पर महीने में एक आध बार वह अपनी पुरानी हवेली में जरूर जाता था, जहाँ जाना उसके लिए मजबूरी भी था और आदत भी। वह सोफे पर बैठा परेशान सी हालत में अपना सर मल रहा था। उसने यहाँ अपनी मेहनत पर बिजनेस खड़ा किया था और फिर उसमें नाम भी कमाया था। वह कोई कच्ची उम्र का लड़का नहीं था, बल्कि एक समझदार, परिपक्व और भरपूर उम्र का मर्द था, जहाँ हर फैसले की जिम्मेदारी का एहसास पूरी तरह होता है। अब वह उस लड़की से शादी कर चुका था और उसे हर हाल में सारे हालात को संभालना था। दूसरे दिन वह सुबह सुबह उठ गया और हल्की फुल्की खरीदारी की। इस काम में उसने किसी को शामिल करना भी ठीक नहीं समझा। वह फिलहाल इस शादी को सबसे छुपा कर रखना चाहता था। उसका इरादा सिर्फ उन लोगों की मदद करना था और उस लड़की की इज्जत बचाकर उसकी जिंदगी में लगी बदनामी को धोना। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। उसने थोड़ी खरीदारी की और कार का रुख सीधे कविता जी के घर की तरफ मोड़ दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी तो जैसे वो लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। राहुल ने दरवाजा खोला और उसे देखकर खुश हो गया। जाने क्यों उन्हें अंदर ही अंदर डर था कि शायद वह वापस ना आए, लेकिन वह अब उनके सामने खड़ा था। महक पूरी सूरत हाल पर चुप थी। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो बेवजह अपनी जिंदगी की खुशियों पर खुद ही पहरा बिठाए रखती या उन रिश्तों पर रोती रहती जो उसे सिर्फ दुख देने के लिए बने थे और जिन्होंने कभी उसे सुकून से नहीं जीने दिया। कबीर ने शॉपिंग बैग्स कविता जी के हाथ में थमाए और कहा कि वे महक को जितनी जल्दी हो सके तैयार कर दें। गोल्डन रंग के खूबसूरत से लिबास में कविता जी ने उसे हल्का फुल्का मेकअप भी कर दिया। हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि चाहे वह उम्र के किसी भी हिस्से में अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन में कदम रखे तो सज धज कर अपने पिया के घर जाए। हो सकता है उनकी बेटी ने भी इसी उम्मीद से कई ख्वाब बुन रखे हों। अगर वह उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकती थी तो इतना तो कर ही सकती थी कि उनमें हल्का सा रंग जरूर भर दें, और उन्होंने अपनी तरफ से यह कोशिश पूरी तरह कर भी दी थी। हल्के मेकअप के साथ महक और भी मासूम लग रही थी। फिलहाल वह बिल्कुल खामोश थी, ना कोई एहसास ना कोई जज्बा उसके दिल में जाग रहा था। यह बात सच थी कि उसने समर के साथ एक खूबसूरत जिंदगी शुरू करने के लिए कई सपने सजाए थे और समर ने भी कुछ हद तक उन ख्वाबों में उसका साथ दिया था। भले ही वह अक्सर उसे टोक देता, लेकिन वह फिर भी अंदर ही अंदर अपने भविष्य के रंगों के बारे में सोचकर शर्मा जाती। आईने में एक नजर उसने खुद को देखा और फिर टिश्यू उठाकर अपने होठों से लिपस्टिक हल्की कर दी। उसके इस काम पर कविता जी ने उसे रोकना चाहा, पर वह धीमे से मुस्कुरा दी। माँ, मुझे खुशियों के रंग रास नहीं आते। उसके लहजे में गहरी उदासी थी और यह सुनकर कविता जी की आंखें भीग गईं। अपने पिता की लाडली बेटी आज किस दोराहे पर खड़ी थी, यह सोचकर उनका दिल अंदर तक हिल गया। उसके पिता ने अपने हाथों से वो रिश्ता तय किया था, जुबान दी थी, लेकिन वह उस जुबान पर पूरे नहीं उतर पाए और बीच राह में ही उसे छोड़कर चले गए। मगर अब तो कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, सब कुछ किस्मत का लिखा था और उसे स्वीकार करना ही था। कविता जी ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, जिंदगी के खाली रास्तों पर खुद ही रंग भरने पड़ते हैं। जिंदगी किसी को पूरी नहीं मिलती।
मिलती, उसके अधूरे पन्ने खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। कबीर बहुत अच्छा इंसान है और किस्मत ने उसे तुम्हारे लिए चुना है। अगर जिंदगी में उससे कोई भी गलती या कमी हो जाए तो उसके इस एहसान को दिल में जरूर रखना कि उसने पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें अपना नाम देकर इज्जत दी है, रुसवाई से बचा लिया। उसका नाम तुम्हारे लिए वो सहारा है जो जिंदगी में तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। उसने आज तक अपनी माँ की किसी बात की अवहेलना नहीं की थी। उसने भीगी आंखों से सिर हिलाया। आज वह सच में बिल्कुल अकेली हो गई थी और वह जानती थी कि उसकी माँ जितना भी मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, उनका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना पड़ रहा था। कविता जी ने अपने हाथों से खाना बनाया और कबीर को जबरदस्ती रोक लिया कि वह जो भी हो खाना खाकर ही जाए, और वह उनके इस सच्चे अपनत्व के आगे खामोश हो गया। दोपहर का खाना सबने मिलकर खाया। कविता जी ने सच में बहुत लजीज खाना बनाया था और उनके हाथ का स्वाद कबीर को बेहद पसंद आया। आंटी, सिर्फ आप ही इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हैं या आपकी बेटी भी? उसने जानबूझकर बातचीत का रुख महक की तरफ मोड़ते हुए कहा, ताकि वह कुछ भी बोले, लेकिन वह पूरी तरह चुप बैठी रही, जैसे झिझक उसे बोलने नहीं दे रही थी। उसकी बात सुनकर कविता जी मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने उसे घर के सारे काम सिखाए हैं। माँ की बात सुनकर महक ने नरम नम सी आंखों से उन्हें देखा। थोड़ी देर बाद कबीर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। महक जब माँ से लिपटी तो उसके आंसू खुद ब खुद बह निकले। राहुल ने उसका सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया, यानी आज वह हमेशा के लिए इस घर से जा रही थी, अपने पिया के घर। ना जाने क्यों उसे अपने बाबा की याद बार बार आ रही थी। उनका सहारा दुनिया के हर सहारे से बड़ा था। गाड़ी में बैठे हुए भी वह लगातार रोए जा रही थी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर खामोश हो गया, लेकिन उसे यूं रोता हुआ देखकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। महक, प्लीज चुप हो जाओ। मैं तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। तुम जब चाहो अपनी माँ से मिलने आ सकती हो। उसने अपनी तरफ से उसे तसल्ली देने की कोशिश की। महक ने टिश्यू से नाक पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। ऐसे कैसे आने देंगे? आपने ही तो कहा था कभी कभार ही ले आऊंगा ना। कबीर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो भी था, कम से कम वह उससे बात तो कर रही थी। वह पहले ही तय कर चुका था कि इस रिश्ते की शुरुआत वह दोस्ती से करेगा। मैं तुम्हें क्यों कभी कभार ले आऊंगा? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। उसकी बात सुनकर महक की आंखों में हैरत फैल गई। उसकी आवाज, उसका लहजा दोनों ही बहुत नरम थे। वह कुछ देर उसे हैरानी से देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उसके मन में अब अनजाने सवाल उठने लगे थे। इस नए घर में कौन कौन होगा, उसका कैसा स्वागत होगा और उसे लेने के लिए उसके साथ कोई क्यों नहीं आया? सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन वह चुप रही। थोड़ी देर बाद कबीर ने एक खूबसूरत बड़े से घर के सामने गाड़ी रोकी। महक ने हैरत से आंखें फैलाकर उस आलीशान घर को देखा। यह पूरा घर कबीर का था और अब उसका भी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी कभी सपने में सोचा था कि वह ऐसे ही किसी बड़े घर में रहेगी, अपनी मर्जी से, अपनी दुनिया में। बस फर्क इतना था कि शख्स बदल चुका था जिसके साथ वह यह सब सोचती थी। बाकी सब कुछ तो वैसे ही था। कबीर ने उतरकर उसे भी गाड़ी से उतरने को कहा और साथ लेकर अंदर आ गया। घर के नौकर उसका सामान गाड़ी से निकालकर कबीर के कमरे में रख चुके थे। अंदर दाखिल होते ही कबीर अपने कमरे में चला गया और महक भी उसके पीछे पीछे उसी के कमरे में आ गई। कबीर ने गंभीर लहजे में कहा, एक काम करो, अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा लो। आज से तुम वहीं रहोगी और तुम्हें जो भी चाहिए होगा, नौकर यहीं मौजूद हैं। यह तुम्हारा अपना घर है। उसकी बात सुनकर महक हैरत से उसे देखने लगी। वह उसका पति था और वह उसकी पत्नी, फिर अलग कमरों में क्यों? क्यों मैं आपसे दूर क्यों रहूंगी? हम एक ही कमरे में रहेंगे। सब पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। उसकी बात सुनकर कबीर को अजीब सा लगा, जैसे किसी ने उसे चौंका दिया हो। वह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल से कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना? कबीर ने जान छुड़ाने के लिए बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। नहीं, मेरा आखिरी पेपर था आज। सारे पेपर खत्म हो गए।
हर बात का वह तुरंत जवाब दे रही थी और उसकी बातों से कबीर खुद ही असमंजस में पड़ रहा था। कुछ पल बाद वह बिल्कुल खामोश हो गया। महक हल्का सा मुस्कुराती हुई बिस्तर पर बैठ गई। आखिर वह उसका पति था। जब वह उसे पति मान चुकी थी तो अलग रहने का सवाल ही क्यों। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कबीर उसे कम उम्र समझे या पत्नी ना माने। इसी वजह से उसने झूठ भी बोल दिया कि उसका आखिरी पेपर था, जबकि असल में 2 दिन बाद उसका लास्ट पेपर था। उसकी पढ़ाई की तैयारी तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन पहले तो उसे कमरे में ही रहना था और अपने इस इरादे में वह कामयाब हो चुकी थी। कबीर हैरत से उसे देखता रह गया। महक ने कपड़े बदल लिए थे और वॉशरूम से ढीले ढाले आरामदायक कपड़ों में बाहर निकली। उसके चेहरे की मासूमियत, गोरी रंगत और कंधों तक आते बाल उसकी नरम सी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। वह प्यारी सी लड़की आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुलझाने लगी और कबीर उसे चुपचाप देखता रहा। उसके संवरते नक्श उसे यही यकीन दिला रहे थे कि वह सचमुच 19 साल की बालिग लड़की है जिसे वह शादी करके अपने साथ इस घर में लाया है। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह फिलहाल उसके साथ किसी भी रिश्ते की शुरुआत जल्दबाजी में नहीं करेगा। महक ने अचानक पलटकर उसे हैरत से देखा। वह काफी देर से उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी और तभी कबीर ने जल्दी से नजरें फेर ली और उठकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर आते ही उसे खुद अजीब सा लगने लगा, जैसे वह भी ज्यादा तेजी कर रहा हो। उसके जाते ही महक ने तुरंत किताबें निकाली और पढ़ने बैठ गई। काफी देर तक वह पढ़ती रही, फिर मोबाइल उठाकर माँ से बात करने लगी। कविता जी उसके जाने के बाद उदास थी। महक ने उन्हें तसल्ली दी कि वह बहुत खुश है, बहुत सुरक्षित है और बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर कविता जी भी राहत से मुस्कुरा दी। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि महक का विवाह हो गया है। मुन्नी जी के घर में भी यह सुनकर हलचल मच गई। यानी जो उसकी माँ कह रही थी वही बात समर को बिल्कुल सच लगी। वह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए अपने कमरे में मौजूद रहकर भी वह उसी के बारे में सोच रहा था। रात को खाना खाने के बाद महक थोड़ा बहुत घूमकर पूरा घर देखने लगी। आज इस घर में उसकी पहली रात थी और माँ के बिना जाने क्यों उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। वह काफी देर तक घर के हर कोने को देखती रही, जबकि कबीर अपने स्टडी रूम में था। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और महक खाने की टेबल पर आ गई। आज पूरे दिन उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। दोपहर को भी माँ के हाथ का खाना उसने बस 2-4 निवाले में खत्म कर दिया था और ज्यादातर समय यहीं बैठी रही थी। लेकिन अब उसे सचमुच भूख लग रही थी। कबीर भी कमरे से बाहर आकर टेबल पर बैठ गया। खाना खाते हुए वह जानबूझकर उसकी तरफ कम ध्यान दे रहा था ताकि वह बिना किसी झिझक के पेट भरकर खा सके। वह जिस अंदाज में भी खाना खा रही थी उसने उसे एक बार भी नहीं टोका। कबीर चाहता था कि वह जैसी है वैसे ही रहे, अपने ढंग से, अपने स्वभाव से। उसे बार बार टोकना या सुधारने की कोशिश करना उसे अपनी ही नजर में गलत लगता। इसीलिए चुपचाप खाना खत्म करने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया। महक ने टेबल पर रखे खाने पर अच्छा खासा हाथ साफ किया और पेट भरकर खाया। अपने कमरे में अकेले नींद न आने पर कबीर लैपटॉप पर बैठा लगातार काम कर रहा था और महक सोफे पर किताब लिए खाली खाली निगाहों से पन्नों को घूर रही थी। कबीर ने एक नजर उसे देखा। उसे उसकी उदासी का पता चल चुका था। शायद वह अपनी माँ को याद कर रही थी, शायद अपने पुराने घर को। वह बस चुपचाप किताबों को घूरती रही। कबीर ने लैपटॉप साइड में रखते हुए उसे पास आने का इशारा किया। महक हल्की झिझक के साथ किताब हाथ में पकड़े उसके पास आकर बैठ गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे और करीब बिठा लिया। तुम्हारा कल पेपर है ना? उसने नरमी से पूछा। महक ने ना में सिर हिला दिया। परसों मेरा आखिरी पेपर है। उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने उससे झूठ बोला था, लेकिन कबीर के चेहरे पर इसका कोई भी असर नहीं आया। उसने महक को अपने पास बिठाकर उसकी किताब देखी और फिर हल्की फुल्की बातें करते हुए उसे अपनी बातों में उलझाने लगा ताकि उसका मन हल्का हो सके और उदासी कुछ देर के लिए ही सही दूर हो जाए।
थोड़ी देर बाद वह उसे बाकायदा पढ़ाने लगा और महक मुंह बिचकाकर उसे देख रही थी। उसके दिमाग से उदासी लगभग निकल चुकी थी और यही तो कबीर चाहता था कि वह उदास ना रहे। बस कर दीजिए, मैंने सारा पेपर याद कर लिया है, अब और नहीं पढ़ सकती, महक ने होंठ फुलाते हुए कहा और कबीर की तरफ हल्की सी शिकायती नजर से देखा। कबीर ने उसे हल्की सी सख्त वार्निंग दी, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझकर ही सोना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसकी बात सुनकर महक का चेहरा ढीला पड़ गया, आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। पहले ही पढ़ाई के नाम पर उसके पसीने छूटते थे और अब यह शख्स ऊपर से उसे पढ़ाने पर तुला हुआ था। अच्छा, बस अब मेरा सब क्लियर हो गया। थोड़ी देर बाद वह किताब हाथ में पकड़े उठने लगी। उसी वक्त कबीर ने अचानक उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वह उसके आ लगी। बेइख्तियार कबीर की धड़कनों में तेजी आ गई। महक का नर्म हल्का सा कांपता हुआ वजूद उसके सीने पर टिक गया। उसके बाल कबीर के चेहरे पर बिखर गए थे। महक के दिल में एक अजनबी सी लरज उठी, जैसे धड़कनें किसी बंद कमरे में गूंज रही हों। धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे उनका सुर अपने कानों में साफ सुनाई दे रहा था। कबीर भी बस उसके चेहरे को देखता रह गया, जहां शर्म, झिझक, घबराहट और मासूमियत के कई रंग एक साथ बिखर गए थे। कुछ देर पहले जो लड़की बड़े आत्मविश्वास से उससे उलझ रही थी, अब बिल्कुल चुप उसके पास थी। वह उसकी बीवी है और उसके ही कमरे में रहेगी। अब यह बात महक के दिल में साफ उतर चुकी थी। अब वह हल्की सी डरी हुई निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे अभी अभी उसकी नजदीकी ने उसके दिल की हालत बदल दी हो। थोड़ी देर बाद उसने किताब साइड में रख दी और बेड पर आकर लेट गई। करवट बदलकर वह सोने की कोशिश कर रही थी, जबकि कबीर उसकी पीठ को देखते हुए लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। अगर यह लड़की यूं ही उसके पास रही तो शायद वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, लेकिन वह उसकी मासूमियत को अभी तक महफूज रखना चाहता था। मगर महक उसके लिए एक इम्तिहान बनती जा रही थी। कुछ देर बाद कमरे में उसकी भारी सांसों की आवाज फैलने लगी। इसका मतलब था कि वह सो चुकी थी। कबीर ने लाइट बंद की और वह भी लेट गया, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना था। सुबह जब महक की आंख खुली तो कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर अचानक उसने खुद को कबीर के पास पाया और घबराकर झट से उठ बैठी। उसकी हरकत से कबीर की आंख भी खुल गई। वह उसके बिल्कुल पास सो रही थी, इतना पास कि उसकी खुशबू तक महसूस हो रही थी। यह एहसास खुद कबीर को भी परेशान कर गया। महक बेड से उतरते हुए जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसकी इस जल्दबाजी पर कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई तो दुपट्टा संभालते हुए सीधे कमरे से निकल गई, जैसे वह उस पूरे वाक्य को भूल जाना चाहती हो और चाहती हो कि कबीर भी भूल जाए। कबीर भी तैयार होकर बाहर आया। नाश्ते की टेबल पर उसने नाश्ता किया और फिर जाने के लिए खड़ा हुआ। घर में आराम से रहना, किसी भी चीज की जरूरत हो नौकर मौजूद हैं, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखना और अपना भी। कबीर ने हल्के से झिझकते हुए महक को गले से लगाया और मसरूफ से अंदाज में बाहर निकल गया। लेकिन उसकी इस छोटी सी हरकत ने महक को पूरी तरह सिमटा दिया। न जाने क्यों, लेकिन उसके छूने से उसके दिल में एक अजीब सा एहसास फैल गया था, जिसका मतलब वह खुद भी समझ नहीं पाई। कविता जी और राहुल उससे मिलने आए और उनके आते ही वह खुशी से खिल उठी। दोपहर का खाना उसने उनके साथ ही किया और वे शाम तक पूरी तरह संतुष्ट होकर बाहर चले गए। उसने ड्राइवर को कहा और ड्राइवर उन्हें घर तक छोड़ आया। कविता जी संतुष्ट थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में आखिरकार खुशियां लौट आई थीं। रात देर तक कबीर रॉय घर नहीं आया था और इंतजार करते करते वह सो चुकी थी। कबीर ने जब उसे सोया हुआ पाया तो चुपचाप कपड़े बदल कर लेट गया। उसे अफसोस भी हुआ कि अपनी व्यस्तता में वह उसे बता ही नहीं पाया कि वह देर से आएगा। अगली सुबह वह पूरा दिन घर पर रहने का प्लान बना चुका था, क्योंकि महक को अपना पेपर देना था। इसी वजह से वह खुद उसे गाड़ी से लेकर गया और पेपर खत्म होने के बाद उसने उससे कहा कि वह अच्छी तरह तैयार हो जाए ताकि वह उसे शॉपिंग और आउटिंग करवाने ले जा सके। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कबीर उसे तैयार होता देखकर कमरे से बाहर चला गया।
तभी कमरे में रखा उसका मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। महक ने हैरानी से मोबाइल को देखा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मोबाइल बजकर खामोश हुआ और फिर दोबारा बज उठा। उसने घबराकर हाथों से मोबाइल उठा लिया। पता नहीं क्यों उसे लगा हो सकता है किसी का कोई जरूरी काम हो। उसने हाँ कहा और जैसे ही फोन कान में लगाया, सामने से आई खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गई। वह वहीं की वहीं सुन्न खड़ी रह गई। दूसरी तरफ से अभी भी हेलो हेलो की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। वह वहीं बेड पर बैठ गई। तभी कबीर कमरे में आया और उसे इस हालत में देखकर चौंक गया। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? महक ने खाली खाली नजरें कबीर पर डाली, फिर मोबाइल उठाकर उसके हाथ में रख दिया। उसकी आवाज धीमी टूटी हुई थी। मुबारक हो कबीर, आपकी बेटी है जो आपको याद कर रही है। कबीर उसे ही देखता रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर उसने मोबाइल को देखा और हड़बड़ी में कॉल लॉक खोलकर देखने लगा, जहां कुछ देर पहले ही उसकी माँ की कॉल मिस हुई थी। उसका असली चेहरा, उसकी असली जिंदगी बस 2 दिन तक ही उससे छुपी रह सकी थी। ना जाने क्यों अपनी किस्मत पर उसे रोना आ रहा था। किस्मत ने उससे जैसे सब कुछ छीन लिया था। कोई भी चीज ऐसी नहीं बची थी जो सिर्फ उसकी हो, जो उसे सुकून दे सके। थोड़ी देर बाद कबीर रॉय वापस आया और बैग उठाकर सामान पैक करने लगा। महक सोफे पर बैठी चुपचाप उसे देख रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बस टूटे हुए मन से। कुछ पल बाद कबीर उसकी तरफ मुड़ा और धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला, बस मैं कुछ ही दिनों के लिए हवेली जा रहा हूँ। तब तक तुम यहीं रहना, अपना ख्याल रखना और कोई फालतू बात सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आकर तुम्हें सब साफ साफ समझा दूंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर महक जैसे फट पड़ी। मुझे आपकी किसी भी सफाई की जरूरत नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे आपकी शान और शौकत, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह चीख कर बोली और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। कबीर ने उसे जाते हुए अफसोस से देखा, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह खुद जानता था कि अभी वह उसे कोई तसल्ली नहीं दे सकता, कोई भरोसा नहीं दिला सकता। वह गाड़ी निकाल कर चला गया और जाते जाते घर के नौकरों को खास हिदायत देकर गया कि महक का ध्यान रखा जाए। महक वापस कमरे में आई तो खुद को रोक ना सकी। धीमे धीमे रोना सिसकियों में बदल गया। वह किससे कहती, किससे बताती कि जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वही उसके साथ धोखा कर चुका था। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यह खुशी उसे इतनी कम मिलेगी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। परेशानी में उसने मोबाइल उठाकर कान में लगाया, लेकिन जैसे ही मोबाइल में समर की आवाज आई, उसने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन की तरफ देखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? शायद आपको पता नहीं, अब मैं आपकी मंगेतर नहीं रही। जानता हूँ कि अब तुम मेरी नहीं रही, समर धीमी आवाज में बोला, लेकिन इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें खो दिया। और तुम्हें खोने के बाद जो एहसास हो रहा है, उसका नरम धीमा लहजा महक को अजीब लगा। वह तो कभी उससे इतनी नरमी से बात नहीं करता था। शायद अब उसे समझ आया था कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन महक यह नहीं जानती थी कि यही नरमी उसका जाल भी हो सकती है। वह उसे फिर से अपनी बातों में फंसाकर उसका घर तोड़ना चाहता था और बाद में उसे यूं ही छोड़ देता। कृपया आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिए, महक ने थके हुए लहजे में कहा। लेकिन समर ने उसे मनाने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारा पति नहीं हूँ, लेकिन हम दोस्त तो हो सकते हैं। थोड़ी देर बात कर लो। महक ने झुलझुलाकर कॉल काट दी और मोबाइल साइड पर रख दिया। मोबाइल लगातार कई बार बजता रहा, फिर आखिरकार खामोश हो गया। महक को अपनी किस्मत पर दोबारा रोना आ रहा था। शाम को उसने कविता जी को कॉल की और रोते रोते सारी हकीकत सुना दी। कविता जी उसकी बात सुनकर बस चुप रही। उनके पास इस सब का क्या जवाब होता? असल बात तो कबीर आकर ही बता सकता था, लेकिन महक को ऐसे रोते सुनकर कविता जी का दिल पिघल रहा था। उधर हवेली में कबीर ने उससे संपर्क करने की जितनी कोशिश की, महक ने एक भी बार उससे बात नहीं की। दूसरे ही दिन बिना किसी से कुछ कहे महक ने अपना सामान पैक किया और ड्राइवर के साथ अपनी माँ कविता जी के घर चली गई। कविता जी उसे अचानक दरवाजे पर देखकर हैरान रह गईं।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जब तक तुम कबीर से इजाज़त नहीं ले लेती। बस कर दीजिए माँ, अब मैं और कितना किसी के सहारे रहूं। महक थकी हुई आवाज में बोली। वह शख्स अपनी जिंदगी में खुश है और आपने मजबूरी में मुझे उसके सिर पर थोप दिया। वह तो मुझे बस हमदर्दी के रिश्ते में जोड़कर रखना चाहता था और उस रात मैंने जिद करके उसके कमरे में रहने की इजाज़त ली, वरना शायद वह मुझे कभी अपनी पत्नी मानता ही नहीं। महक की बात सुनकर कविता जी खामोश हो गई। महक वाकई अंदर से टूट चुकी थी। 3 दिन गुजर चुके थे। महक ने कबीर से बात नहीं की थी। उस शाम कबीर ने कविता जी को कॉल की और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उसकी मजबूरी क्या थी, क्यों वह अचानक वापस चला गया, सब कुछ बात सुनकर कविता जी हर बात समझ चुकी थी। लेकिन अब वह महक को मजबूर नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि महक अपना फैसला खुद करे, यह महसूस ना करे कि उसकी माँ उसे बोझ समझती है। लगभग 4 दिनों बाद कबीर वापस आया, सीधे कविता जी के घर। कविता जी ने उसे महक के कमरे में भेज दिया। महक बिस्तर पर बैठी थी। जब उसने दरवाजे में खड़े कबीर को देखा, हैरान होकर उठी। मैं आपका सब कुछ छोड़कर वापस आ गई हूँ कबीर। अपनी जिंदगी का बोझ मैं खुद उठा सकती हूँ, आपके कंधों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और कबीर को ऐसा लगा जैसे हर आंसू उसके दिल पर गिर रहा हो। वह उसके सामने आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दिए। मैं तुम्हारी जिंदगी का हर बोझ उठाना चाहता हूँ और यह मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, किसी मजबूरी में नहीं। वह उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लेकिन गहरे लहजे में बोला, और तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने का फैसला करने वाली? रिश्ता खत्म करने का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकती, समझी तुम? महक खामोशी से उसे देखती रही। उसका लहजा धाक भरा था, लेकिन उसमें छिपी तड़प, अपनापन और डर साफ झलक रहा था। मेरी फैमिली है, मेरी एक बच्ची भी है और मैं किसी का हक नहीं छीन सकता। कबीर की आवाज बिल्कुल साफ, सच्ची और बोझ से भरी हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बल्कि रिनी मेरे एक करीबी स्टाफ मेंबर राजीव की बेटी है। एक एक्सीडेंट में राजीव और उसकी पत्नी की मौत हो गई। रिनी एक लड़की थी, इसीलिए उनके घर वालों ने उसे बोझ समझकर अपनाने से मना कर दिया। वह 2 महीने की छोटी सी बच्ची थी, उसका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने उसे अपना लिया और रिनी को पिता का नाम दिया। वह हवेली में मेरी माँ के पास रहती है और वह अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। वह मुझे ही अपना पापा मानती है और उसने जब से होश संभाला है मुझे ही अपने पापा के तौर पर देखा है। तुमसे शादी का फैसला एकदम से लेना पड़ा। उस वक्त मेरे दिमाग में रिनी से जुड़ी बात नहीं आई जो मैं तुम्हें बता देता। शादी के बाद जब मैं घर लौटकर आया तब मुझे रिनी का ख्याल आया और मुझे लगा कि मैंने यह गलती की है जो तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हें धोखे में रखना कहीं से भी नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम को कम करना चाहता था, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर इल्जाम लगाए गए थे और मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी खराब हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला किया और तुम्हें पूरे मन से अपनी पत्नी स्वीकारा। रिनी के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि शादी से पहले मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सका, तो अब मैं थोड़ा रुक जाऊं। पहले तुम मुझे समझ लो, कुछ दिन जान लो, जिससे जब मैं रिनी के बारे में तुम्हें बताऊं तो तुम मेरी बात को समझ सको। मैं चाहता था कि पहले तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ, क्योंकि एक दोस्त मन की भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है और पति पत्नी का वह रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाता है जिसमें दोस्ती भी होती है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सब इस तरह सामने आ जाएगा। रीनी की तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए मुझे जल्दबाजी में उस दिन हवेली जाना पड़ा। उसके बाद तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे तभी बढ़ाता जब मैं तुम्हें रीनी के बारे में बता देता। इसीलिए मैं तुम्हें दूसरे कमरे में रुकने के लिए कह रहा था और मैं यह भी चाहता था कि हड़बड़ाहट में हमारे रिश्ते की शुरुआत ना हो, बल्कि दोनों लोग जब एक दूसरे को समझ लें और खुले दिल से एक दूसरे के करीब आना चाहें, तभी हम अपना रिश्ता और आगे बढ़ाएं। मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस सच को स्वीकारना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खुश रखने की कोशिश करूंगा और तुम्हें पूरे इज्जत, सम्मान और मोहब्बत से अपनी जिंदगी में रखूंगा। महक बस उसे खामोश बुझी आंखों से देखती रही। कबीर उसके सामने एक खुली किताब की तरह खड़ा था। वह चाहती तो उसे ठुकरा दे और चाहती तो उसी वक्त उसके सीने से लगकर रो पड़े, लेकिन वह किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। कविता जी ने बहुत समझा बुझाकर उसे घर वापस भेज दिया। महक वापस पहुंचते ही दूसरे कमरे में जाने लगी, तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मुड़ा और झटके से उसे उठा लिया। उसकी आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास थी, गंभीर, भारी और उस खामोशी से भरी हुई जिसमें तड़प छिपी थी। महक धड़कते दिल के साथ उसकी आंखों में देखती रही, जहां मोहब्बत साफ झलक रही थी। हाँ, वह एक बच्ची का बाप था, लेकिन वह उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा था जो उसके साथ रहते हुए भी उसे धोखा देते रहे थे। उसे अभी भी माँ कविता जी की आवाज याद आ रही थी। अगर कभी कबीर से कोई गलती भी हो जाए, कोई कमी भी दिखे, तो यह मत भूलना कि उसी ने तुम्हें उस वक्त अपनाया था जब तुम बदनामी और तिरस्कार में डूबी हुई थी। उसने अपना नाम देकर तुम्हें इज्जत दी है। महक की बंद आंखों में हल्की मुस्कान उतर आई। उसने खुद को उसे सौंप दिया। उस शख्स के रहते उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, न समर के झूठे ख्वाबों की, न किसी के लौट आने की उम्मीद की, न किसी और की मोहब्बत के छल की। उसने कबीर को अपना लिया तो शर्म कैसी, डर कैसा। दूसरे दिन सुबह महक कबीर से कहती है कि कबीर, जिस तरह मैं घर से चली गई उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बल्कि मुझे तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए। आज के समय में जहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे से चालाकी करना चाहते हैं, एक दूसरे से धोखेबाजी करते हैं, वहाँ उस दुनिया में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो दूसरों की तकलीफ, उनकी समस्या को समझता है, जो एक अच्छा इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत बसी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे मेरे पति के तौर पर मिले। आप जैसा बेहतर इंसान मैंने आज से पहले हकीकत में कभी नहीं देखा था, सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना और फिल्मों में देखा था। आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने बच्ची रिया को अपनाकर उसका जीवन बेहतर कर दिया और आपने मुझे अपनी पत्नी बनाकर, इज्जत देकर, सम्मान देकर, मोहब्बत देकर मेरी जिंदगी को भी बर्बाद होने से बचा लिया। और मुझे एक ऐसे इंसान की पत्नी होने पर नाज है। मैंने आप पर गुस्सा किया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कबीर ने तुरंत महक को गले से लगा लिया। उसने कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। एकदम से किसी भी लड़की के सामने यह बात आएगी तो वह ऐसे ही रिएक्ट करेगी। सब कुछ बिना सोचे समझे एकदम से हुआ, इसीलिए चीज इस तरह से हो गई, लेकिन तुमने मुझे समझा, मेरे लिए यही बहुत है। महक ने कहा, तो फिर आप हमारी बेटी को यहाँ कब लेकर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि जब आपने रिनी को अपनी बेटी माना है तो उसे माँ बाप का प्यार भी मिलना चाहिए। कबीर को महक से इतनी समझदारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि महक अभी सिर्फ 19 साल की लड़की थी। लेकिन जिस तरीके से उसने इस स्थिति को समझा था, यह देखकर कबीर को उस पर नाज हो रहा था। कबीर ने कहा कि हम उसे बहुत जल्द ले आएंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ दिन हम एक दूसरे को समझ लें, उसके बाद रिया को लेने चलेंगे। महक और कबीर की शादी को 1 महीना बीत चुका था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें दिल खोलकर शेयर करते थे। महक ने अपनी बीती जिंदगी से जुड़ी कई बातें कबीर को बताईं और कबीर ने भी महक को अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाए, बल्कि एक दूसरे को समझा और एक दूसरे की बातों को सुना। 1 महीने बाद कबीर महक को लेकर हवेली गया, जहां उसका खुले दिल से स्वागत किया गया और उनकी रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई। उसके बाद रिनी को लेकर कबीर और महक
वापस शहर लौट आए। रिनी महक के साथ बहुत खुश रहती थी और कबीर और महक ने तय किया था कि वह अभी रिनी की परवरिश पर ध्यान देंगे और महक की उम्र भी काफी कम है, इसीलिए वह अभी महक पर प्रेगनेंसी का दबाव डालना नहीं चाहता था। इसीलिए उन्होंने मिलकर तय किया कि वह अपना बच्चा अभी कुछ साल नहीं करेंगे। तब तक महक की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और रिनी भी जो अभी 2 साल की है वो भी थोड़ा और समझदार हो जाएगी। महक दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने में ज्यादा सक्षम होगी। महक जिसकी जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी और कबीर जिसके जीवन में अब अकेलापन कहीं भी नहीं था, दोनों एक दूसरे को पाकर पूरे हो चुके थे। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र पूरी तरीके से काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा देना है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।